स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द स्टडी IQ एजुकेशन प्लेटफॉर्म। तो पिछले कुछ दिनों से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ईडी न्यूज़ में बहुत बना हुआ है विद रिस्पेक्ट टू अरविंद केजरीवाल जी, है ना। उसके पहले भी जब राबड़ी देवी जी की जो डॉटर थी भारती, उनके खिलाफ भी ईडी ने चार्जशीट फाइल करी थी लैंड जॉब स्कैम केस में। तो ईडी के ऊपर बहुत ज्यादा एलिगेशंस लगते हैं कि जब भी कोई रूलिंग पार्टी होती है ईडी बिल्कुल उसके हिसाब से चलता है। इस वजह से आज हम डिटेल में समझेंगे कि भाई ईडी का भारत में काम क्या है, व्हाई डिड वी एस्टैब्लिश ईडी, स्ट्रक्चर कहां पे है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर लाई करता है, कब इसको एस्टैब्लिश किया गया था, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, कौन कौन से एक्ट्स को ईडी हैंडल करेगा, जिसमें से कुछ फेमस एक्ट्स भी हैं, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फिर हमारे पास कॉफी पोसा है, फिर फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट है। इन सबको आज की क्लास में डिटेल में चर्चा करेंगे और लास्ट में एक क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे ईडी का और कहां हम इंप्रूवमेंट्स ला सकते हैं उस चीज को भी डिस्कस करेंगे। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। ये वही है जो मैं आपको बता रहा था जिस वजह से ईडी न्यूज में बना हुआ है। राइट, ये दिसंबर का न्यूज है। मूविंग फॉरवर्ड, अगर हम पहले समझें ईडी का स्ट्रक्चर तो यू शुड नो कि भाई ईडी कहां पे लाई करता है। तो भारत में बेसिकली आपको पता है डिफरेंट टाइप की मिनिस्ट्रीज हैं, उसमें से एक मिनिस्ट्री है अपनी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के 6 डिपार्टमेंट हैं। मिनिस्ट्री के अंदर भारत में डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के भी 6 डिपार्टमेंट्स हैं। उसमें से सबसे पहला डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, DEA जिसको बोला जाता है। मुख्य तौर पे सब बातें, मेजर बातें यही संभालता है। उसके बाद जैसे फाइनेंस की अगर बात चल रही है तो जैसे आपका फाइनेंस है, आपका कुछ रेवेन्यू होता है, आपकी इनकम होती है, आपका कुछ खर्चा होता है। राइट, तो वैसे ही दूसरा डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। राइट, अगर मैं डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू की बात करूं तो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अपना कुछ स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं, जैसे आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस CBDTC के अंदर आता है। उसके बाद अगर हम बात करें सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, तो वो भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर ही आती है। उसके बाद इसके साथ साथ डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर कुछ अटैच्ड / सबऑर्डिनेट ऑफिसेस भी हैं, जिसमें से एक ऑफिस है आपका एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का। ईडी के साथ साथ अगर हम दूसरे ऑफिसेस की बात करें तो जैसे नेशनल नारकोटिक्स ब्यूरो, वो भी इसी के अंदर आता है, और ऐसी कुछ और 2-3 बॉडीज भी हैं। तीसरा डिपार्टमेंट अगर हम डिस्कस करें दैट इज योर डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, है ना। कुछ सरकार का रेवेन्यू है तो सरकार कुछ खर्चा भी करेगी, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री में डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर इस चीज को संभालता है। अगले डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें वो है आपका डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। फाइनेंशियल सर्विसेज डिपार्टमेंट की अगर मैं मेजर आपको बात बताऊं तो इसमें जो बैंक बोर्ड ब्यूरो है, आपने BBB नामक एक बॉडी सुनी होगी। इसका मुख्य तौर पे काम ये रहता है कि भारत में जितने भी बैंक्स हैं उनके चेयरमैन को अपॉइंट करना, वो इसका कर्तव्य है। इसका भी नाम बदल के फाइनेंशियल सेक्टर अपॉइंटमेंट बॉडी करके कुछ रखा गया, क्योंकि इसके खिलाफ केस फाइल हुआ था। उसके लिए किसी अलग से चर्चा करेंगे किसी दिन। राइट, मूविंग फॉरवर्ड, अगला डिपार्टमेंट जो आता है अपने पास वो है दीपम। दीपम मतलब सरकार के जो भी पब्लिक असेट्स हैं, पब्लिक असेट्स को मैनेज करना, सरकार को किसी चीज की नीलामी करनी है, ये सब चीजें सरकार के लिए दीपम डिपार्टमेंट संभालता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का। राइट, एंड लास्टली सरकार के पास है इसी के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, जो भारतीय सरकार की जितनी भी पब्लिक एंटरप्राइज है उन चीजों को हैंडल करेगा। अब स्ट्रक्चर समझने के बाद तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है, उसका एक अटैच्ड बॉडी है, उसका नाम है ईडी। ये आज की क्लास का स्ट्रक्चर है। क्लियर? नाउ अगर हम अगली बात पे बढ़े कि भाई ईडी की फॉर्मेशन क्या है, ईडी का स्ट्रक्चर क्या है, तो सबसे पहले हम एक टाइमलाइन देखते हैं। राइट, सबसे पहले 1 मई 1956 में हमने एक डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश करा जिसको भारत में फॉरेन एक्सचेंज को संभालना था। फॉरेन एक्सचेंज है क्या हम डिटेल में समझेंगे जब हम फेमा एक्ट करेंगे, लेकिन अभी के लिए समझो कि भाई भारत में बाहर से कोई कितनी इन्वेस्टमेंट कर सकता है, भारतीय बाहर कितने पैसे भेज सकते हैं, इन सब चीजों को रेगुलेट करने के लिए हमारे पास एक एक्ट हुआ करता था जिसका नाम था फेरा एक्ट, FERA, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1947। आप सबने जो ये एक्ट सुना होगा, ये फेरा एक्ट 1973 का सुना होगा। ये 1973 वाले एक्ट का ही प्रीडिसेसर है। राइट, उसके बाद हमें फेरा एक्ट मिलेगा देखने को 1973 का,
और फाइनली हमने फिर 1999 में आके फॉरेन एक्सचेंज को रेगुलेट करने के लिए भारत में फेरा को भी हटा दिया था, और अब हमारे पास ये जिम्मा संभालता है फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 1999। तो 1 मई 1956 को एक बॉडी का गठन करा जाता है जो फेरा एक्ट की सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालेगी, और उसका नाम रखा जाता है ईयू, एनफोर्समेंट यूनिट। याद रखिएगा, पहला नाम ईडी का ईडी नहीं था, इट वाज ईयू। उसके बाद तुरंत अगले ही साल में 1957 में इसी बॉडी का नाम बदल के रख दिया जाता है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, राइट। और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को यह जिम्मा दिया जाता है कि भाई फेरा 1947 वाले का जो भी काम है आप वो लोग संभालोगे। और एक चीज ये भी याद रखिएगा, इनिशियली जब 56 और 57 में इसको एस्टैब्लिश करा गया था, जो मैंने आपको सबसे पहला डिपार्टमेंट बताया, दैट वाज डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, राइट। तो ईडी को डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स में रखा गया था। मूविंग फॉरवर्ड हमारे पास साल आता है 1960 का। इस साल ये हुआ कि भाई डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स से ट्रांसफर करके ईडी एज अटैच्ड बॉडी दे दी गई डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू को, और 1960 से लेके 2024 तक ईडी का जिम्मा अभी डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास है। क्लियर। मूविंग फॉरवर्ड उसके बाद 1973 वाला साल आया, तो जो 1947 का फेरा था हमने उसमें कुछ बदलाव करे, और 1973 में हम फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट का अमेंडमेंट लेके आए, और तब से लेके 1999 तक ईडी जिम्मा संभालता था फेरा 1973 का। क्लियर। मूविंग फॉरवर्ड उसके बाद 1999 का जो साल था, हमने फेरा को भी रिपील कर दिया, और फेरा की जगह पे हम ले आए फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 1999। क्लियर। मूविंग फॉरवर्ड उससे 3 साल बाद ही विश्व स्तर पे 1998 में जो यूनाइटेड नेशंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र की जो जनरल असेंबली थी, उन्होंने एक डिक्लेरेशन पास करी। साथ में ही FATF जैसे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसको आप अक्सर न्यूज में सुनते हो कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट कर दिया गया, ब्लैक लिस्ट करने की बात हो रही है, वही बॉडी, इन 2-3 ऑर्गेनाइजेशंस ने वर्ल्ड लेवल के ऊपर एक डिक्लेरेशन लेके आए, एक प्रण लेके आए कि भाई अब से वर्ल्ड ओवर मनी लॉन्ड्रिंग की एक्टिविटीज बहुत बढ़ रही हैं। मनी लॉन्ड्रिंग विस्तार में होता क्या, इसका डिफरेंस क्या है, हवाला के साथ ये भी समझेंगे आगे, लेकिन वर्ल्ड लेवल के ऊपर इस स्तर पे चर्चा हो रही थी। इसी को ध्यान में रखते हुए साल 2002 में, क्योंकि भारत वाज आल्सो पार्टी टू इट, तो भारत ने साल 2002 में एक और एक्ट लेके आया, दैट वाज योर PMLA एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, और इसका जिम्मा भी दे दिया गया एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ईडी को। क्लियर। मूविंग फॉरवर्ड उसके बाद अगर हम साल 2018 की बात करें, यहां पे एक और साल आएगा, 1974 का साल आएगा। वो एक्ट अभी इतना रेलेवेंट नहीं रहा, क्योंकि उसके और उसके जो भी फीचर्स हैं, राइट, वो ये 2 एक्ट ही संभाल लेते हैं अभी, जिसका नाम है कॉफी पोसा। ये बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज और ऐसे मतलब स्मगलिंग एक्टिविटीज को टैकल करने के लिए ये एक्ट लेके आया गया था, और इसका जिम्मा भी ईडी को दिया गया। मूविंग फॉरवर्ड 2018 में हम बेसिकली लेके आए फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट। फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट का मतलब ये है, इसको भी आज की क्लास में डिटेल में चर्चा करेंगे आगे, लेकिन अभी के लिए जैसे नीरव मोदी जैसे जो लोग हैं जो भारत में घपला करके बाहर भाग गए हैं, अब उनको बाहर वाले मुल्कों में ट्राई कौन करेगा, कौन उनके ऊपर देखरेख रखेगा, उनके केसेस को कौन लेगा, उसका जिम्मा भी 2018 में हमने फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट लाके ईडी को दे दिया। तो ये तो है जी ईडी की टाइमलाइन। अब समझते हैं कि ईडी का भारत में स्ट्रक्चर क्या है। अगर हम भारत में ईडी का स्ट्रक्चर देखें, तो जो टॉप मोस्ट हेड हैं ईडी के, उनको बोला जाता है डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट, और जितने भी बाकी पदों पे ईडी में रिक्रूटमेंट होती है वो बेसिकली इनका कोई अलग से कैडर वगैरह नहीं है, इनके लिए अलग से आईबी जैसे एग्जाम वगैरह नहीं होता। बेसिकली आपके IAS, IPS और IRS वाले लोगों को ही इनमें चयन करा जाता है, और कुल मिला के 1960 के करीब पोस्ट हैं। आगे हम ये भी देखेंगे कि कैसे 1960 पोस्ट में अभी सिर्फ 950 पदों पे ही लोग नियुक्त हैं, और हाफ तो ईडी में वैकेंसी पड़ी है। ये भी इसका एक आगे जाके क्रिटिसिज्म बनेगा, राइट। मूविंग फॉरवर्ड अगर हम देखें इसके हेड ऑफिस की बात करें, राइट, तो सबसे पहले जब हमने ईडी को बनाया था तो इसके हेडक्वार्टर्स रखे गए थे दिल्ली में,
राइट। लेकिन अब जैसे आपने पहले भी देखा होगा कि तमिलनाडु की सरकार ने चेन्नई में जो ईडी के हेडक्वार्टर्स थे वहां पे रेड करवाई, राइट। तो अब बाद में हमने फिर शिफ्ट करके इसके हेडक्वार्टर्स को लग दिया चेन्नई में, और दिल्ली में फिर इसका रीजनल ब्रांच बन गया। 3 और ब्रांचेस हैं ईडी की, जिसमें से एक ब्रांच आपकी मुंबई में है। अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें तो ब्रांच आपकी चंडीगढ़ में है, और अगर आप ईस्टर्न की बात करो तो वो आपकी ब्रांच कोलकाता में है। ठीक है, तो 4 ब्रांचेस अपने पास, एक अपने पास हेडक्वार्टर है। सब जो नॉर्थ इंडिया चंडीगढ़ संभालता है, ईस्ट वाला पार्ट कोलकाता, वेस्ट वाला पार्ट मुंबई, साउथ वाला पार्ट चेन्नई और सेंट्रल वाला पार्ट दिल्ली संभालता है। क्लियर। मूविंग फॉरवर्ड अगर हम आगे बढ़े तो एक आपको करंट अफेयर से भी चीज याद रख, करंट तो नहीं कंटेम्परेरी अफेयर है, साल 2021 में या साल 2021 तक जो भी अपने डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट है उनका टेन्योर लगभग 2 साल का होता था। लेकिन 2021 में सेंट्रल गवर्नमेंट है जो अपनी, वो एक ऑर्डिनेंस लेके आई, और उस ऑर्डिनेंस के तहत उसने बोला कि अब से सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो ईडी के जो डायरेक्टर हैं और एज वेल एज सीबीआई दोनों के लिए साथ में आया था, तो अब से मतलब जो भी उनका टेन्योर, सीबीआई और ईडी के डायरेक्टर का टेन्योर है वो लगभग सेम है। उनका टेन्योर वैसे 2 साल है, लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो वो इसको 5 साल तक के लिए एक्सटेंड कर सकती है। 1 ईयर एट अ टाइम, मतलब 1 साल की एक्सटेंशन दे दी, फिर दे दी, फिर दे दी, 3 बार तक 1-1 साल की एक्सटेंशन देके 5 साल तक टेन्योर एक्सटेंड कर सकती है। तो ये तो इनका टेन्योर है। मूविंग फॉरवर्ड अगर हम आगे बढ़े कि भाई ईडी का मैंडेट क्या है, तो जैसे हमने पहले डिस्कस करा, अगर हम एक्ट्स की बात करें ईडी के, तो ईडी के अंदर सबसे पहले आया अपने पास कॉफी पोसा, राइट। उसके बाद हमने फेमा ले लिया इसके अंदर। मूविंग फॉरवर्ड हमने पीएमएलए ले लिया इसके अंदर, एंड लास्टली 2018 में फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट का जिम्मा भी ईडी को हमने दे दिया, राइट। उसके बाद अगर हम ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें कि भाई किनके साथ इन सिंक आके ईडी काम करता है, तो उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। नंबर 1 इज सीबीआई। अगर दूसरी बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक, राइट, आरबीआई। मूविंग फॉरवर्ड थर्ड है अपने पास सेबी, और सेबी के बाद जब मैं आपको डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अटैच्ड ऑफिसेस बता रहा था, उसने हमने एक बॉडी करी थी नेशनल नारकोटिक्स ब्यूरो, है ना। तो नेशनल जो नारकोटिक्स ब्यूरो वाले हैं उनकी भी मदद ईडी करता है। क्लियर। अगर हम बात करें कि भाई इंटरनेशनल स्तर पे हमारे लिए ईडी क्या करता है, तो इंटरनेशनल स्तर के ऊपर जितनी भी मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड कोई भी मीटिंग होती है, राइट, या जितने भी ग्रुप बने हैं मनी लॉन्ड्रिंग या टेररिज्म, मनी टेररिज्म वाला, है ना, एस्पेक्ट हो गया, उसको कंट्रोल करने के लिए, तो उसमें भी भारत का जो नेतृत्व है वो ईडी करता है। जिसमें से जो पहली बॉडी हमने डिस्कस करी थी FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, राइट, तो उसमें भी यही है। उसके बाद G20, जिसकी पिछले साल ही सितंबर में भारत में मीटिंग हुई, तो G20 का भी एक ग्रुप है जिसका नाम है एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप। तो एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की भी अगर मीटिंग होती है तो भारत से ईडी ही जाता है। उसके बाद अगर तीसरी बात करें तो हमारे पास एशिया पैसिफिक ग्रुप है मनी लॉन्ड्रिंग को कंट्रोल करने के लिए, उसमें भी भारत का नेतृत्व जो है वो ईडी ही करता है। क्लियर। तो ये तो हो गया ईडी का ब्रॉडली स्ट्रक्चर। अभी अगर हम आगे बात करें कि भाई सबसे पहला जो एक्ट आता है ईडी के अंदर, पीएमएलए एक्ट 2002, हम इस एक्ट को समझेंगे और इस एक्ट के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि भाई एनफोर्समेंट डायरेक्टर का कर्तव्य क्या रहता है और कैसे सरकार इसकी पावर्स को मिसयूज करवा सकती है, राइट। हम अगर इस एक्ट की बात करें तो साल 1999 में 1999 में यूनाइटेड नेशंस की जो जनरल असेंबली थी उसने एक डिक्लेरेशन पास करी कि भाई अब से वर्ल्ड ओवर हमें मनी लॉन्ड्रिंग को कंट्रोल करने की जरूरत है। अब पहला सवाल तो यही उठता है कि भाई ये मनी लॉन्ड्रिंग का कॉन्सेप्ट है क्या और इसका हवाला से डिफरेंस क्या है। अगर मैं आपको सरल भाषा में बताऊं तो हवाला एक जरिया हो सकता है मनी लॉन्ड्रिंग करने का। मनी लॉन्ड्रिंग 2 शब्दों से बना है, मनी और लॉन्ड्रिंग। आप लॉन्ड्री समझो, आप लॉन्ड्री करवाते हो कपड़ों की। व्हाट डू यू मीन बाय लॉन्ड्री? कि भाई गंदे कपड़े थे, हमने धुल के उनको साफ करा लिया। अभी मनी लॉन्ड्रिंग में क्या होता है, मान लीजिए एक व्यक्ति के पास ब्लैक मनी है यानी कि काला धन है और उसने अपने पास बहुत काला धन इकट्ठा कर लिया। अब ही कैन नॉट यूज इट इन द फॉर्मल इकोनॉमी, नहीं कर सकता वो इस्तेमाल। तो वो व्यक्ति ट्राई करेगा कि भाई मेरा किसी तरह से ये धन व्हाइट मनी बनके मेरे अकाउंट में आ जाए ताकि मैं इसे ट्रांजैक्शन कर पाऊं। वन ऑफ द वेज इज, आप हाइपोथेटिकली एग्जांपल मानो कि भाई एक व्यक्ति है एक्स, उसके पास लेट से 10 करोड़ रुपए का काला धन है।
वो जाता है किसी भी डीलर के पास भारत में और उस डीलर को बोलता है कि भाई मुझे ना इस पैसे का हवाला कराना है, 10 करोड़ रुपए का हवाला कराना है। डीलर बोलता है ठीक है जी, 50 लाख रुपए मैं रखूंगा, 9.5 करोड़ रुपए का मैं आपका हवाला कर दूंगा, किसको पहुंचाना है लेकिन। तो वो बोलता है कि भाई मेरा ना एक बेटा है, वो यूएस में पढ़ रहा है, आप मेरे से ये पैसे रखो, उसको यूएस डॉलर्स में पैसे दे देना, वहां पे 50 लाख रुपए आपका कमीशन हो गया। तो ये जो डीलर है वो उस आदमी के बेटे को वहां पे यूएस में पैसे उसके पास पहुंचा देगा। नाउ उसका जो बेटा है हु इज देयर इन यूएस, वो क्या करेगा, एज अ रेमिटेंस, एज अ गिफ्ट, वहां से अपनी वाइफ के अकाउंट के पैसे, वाइफ के अकाउंट से पैसा अपने तुरंत पापा के अकाउंट में करवा देगा। और जब बाहर से वो पैसा आएगा, वो पैसा आपका क्या बन गया, व्हाइट मनी। दिस इज कॉल्ड एज मनी लॉन्ड्रिंग। लेकिन ये हमने एक पॉजिटिव सिनेरियो देख लिया, यही चीज टेररिस्ट भी कर सकते हैं, जिससे भारत में टेररिस्ट एक्टिविटी स्पॉन्सर हो सकती है। या मान लीजिए कि भाई भारत कोई भी न्यूक्लियर एक्टिविटी का प्रोजेक्ट लगा सकता है, लगाने जा रहा है, और फॉरेन नेशंस चाहते हैं कि भाई ऐसा ना हो, तो इसी रूट के जरिए वो किसी भी एनजीओ को स्पॉन्सर कर सकते हैं भारत में उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए। तो ये सब फॉलोआउट्स हैं मनी लॉन्ड्रिंग के। और अगर आप हवाला समझो तो हवाला इज वन ऑफ द वे विच कैन हेल्प इन मनी लॉन्ड्रिंग। क्लियर। तो साल बेसिकली 1999 में यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली है, वो मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ एक डिक्लेरेशन पास करती है, जिसको फेमसली दूसरा भी एक फेमस कन्वेंशन आया था जिसको वियना कन्वेंशन भी है मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, राइट। और उसी टाइम के ऊपर साल 2000 में जो हमने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स देखी, वो भी विश्व स्तर के ऊपर आवाज उठाता है मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ। इसी के चलते हुए साल 2002 में भारत इंटरनली इस एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए भारत में लेके आता है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, और इस एक्ट का जिम्मा दिया जाता है ईडी को। क्लियर हो गई जी बात। पहला मैंडेट ईडी का ये है। नाउ इसके रिलेटेड अभी अभी रिसेंटली सरकार एक अमेंडमेंट भी लेके आई है। उस अमेंडमेंट को समझने के लिए, उस अमेंडमेंट का भी बहुत क्रिटिसिज्म चल रहा है कि भाई ईडी इस पावर्स को मिसयूज करेगा। वो मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में भी गया 2023 में, सीजीआई ने बोला, 2022 में पहले मुद्दा गया था, सीजीआई बोले ठीक है, लेकिन 2023 में फिर से उसके खिलाफ पिटिशंस फाइल हुई और अभी सीजीआई ने बोला कि भाई मैं एक 7 जजेस का बेंच बनाएंगे हम लोग और वो इसको कंसिडर करेगा। लेकिन अगर मैं वो आपको मुद्दा समझाऊं तो बेसिकली पहले आपको 2 शब्द समझने पड़ेंगे, राइट, एंड दोज वर्ड्स आर बर्डन ऑफ प्रूफ वर्सेस जो अभी अमेंडमेंट करके लेके आए हैं उसका नाम है रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ। तो समझना है हमें रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ, लेकिन पहले हम समझेंगे कि भाई बर्डन ऑफ प्रूफ क्या होता है। बर्डन ऑफ प्रूफ का मतलब यह है कि भाई जिस भी इंसान को आपने अरेस्ट करा है, मतलब पुलिस ने जिसके खिलाफ एलिगेशंस लगाई हैं, उन एलिगेशंस को सही प्रूफ करने का जो जिम्मा है वो पुलिस के ऊपर ही रहेगा। तो मतलब जिसके खिलाफ तोहमत लगाई गई है पुलिस उसको प्रूफ करेगी, तो बर्डन ऑफ प्रूफ विल बी ऑन पुलिस। ये एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, राइट। जैसे हम बात करें कि भाई आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, जिसको अभी भारतीय न्याय संहिता को का भी नाम दिया गया है, उसके अंदर बर्डन ऑफ प्रूफ पुलिस के ऊपर ही होता है। लेकिन जब पीएमएलए की अमेंडमेंट करी गई अभी, तो इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट लाया गया वो रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ का लाया गया। अभी रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ क्या है कि भाई जिस भी इंसान को अरेस्ट करा गया है ईडी के द्वारा इस पीएमएलए के अंदर, अभी बर्डन ऑफ प्रूफ कि भाई मैंने वो काम नहीं करा, वो ईडी नहीं करेगी कि भाई इसने करा, उस इंसान को यह प्रूव करना है कि मैंने ये काम नहीं करा। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ। अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं तो आपने एक फेमस एक्ट सुना होगा, टाडा, टेररिज्म एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज एक्ट, है ना। टाडा के अंदर संजय दत्त को ट्राई करा गया था। टाडा के अंदर जो एक डिजीज्ड अपने सिंगर थे पंजाब के, सिद्धू मूसेवाला, उनको भी ट्राई टाडा के अंदर करा गया था। अगर दूसरे एक्ट की हम एग्जांपल देखें तो एनडीपीएस एक्ट, नारकोटिक्स वाला, है ना, उसके अंदर जो शाहरुख खान के बेटे थे आर्यन खान, उनको ट्राई करा गया था इसी के अंदर। अगर हम तीसरी एग्जांपल देखें तो तीसरा अभी पीएमएलए को भी जो ईडी है वो रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ का फॉर्मूला फॉलो करेगी। क्लियर। चलिए अब इसमें रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ जो सरकार लेके आई थी वो एक अमेंडमेंट के तहत लेके आई थी, लेकिन उस अमेंडमेंट में 2 प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से इस कॉन्सेप्ट को चैलेंज करा गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, और ये न्यूज में भी था।
ना प्रॉब्लम इसमें यह है कि आपने अमेंड कर दिया। सबसे पहली दिक्कत यह थी कि भाई आपने इस चीज को एज अ फाइनेंस बिल इंट्रोड्यूस करा है। कौन सा बिल? फाइनेंस बिल। नाउ इसमें कंसेप्चुअल चीज समझिए, फाइनेंस बिल ये इस साल का यूपीएससी का क्वेश्चन भी था। नाउ होता क्या है, भारत में जो कानून या लॉ मेकिंग का जिम्मा है वो भारतीय पार्लियामेंट के पास है। अगर हम मुख्य तौर पे बात करें कि भारतीय पार्लियामेंट किन विषयों में बिल पास करता है, तो मुख्य तौर पे 3 बिल्स हैं। सबसे पहले आपके आते हैं ऑर्डिनरी बिल्स, राइट। दूसरे नंबर पे आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी कि संविधान में संशोधन करने वाले, और तीसरे नंबर पे आते हैं मनी बिल। तो अगर पार्लियामेंट की हम बात करें तो भारतीय पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, और लास्टली इन दोनों ने अगर कोई बिल पास भी कर दिया है तो लास्टली भारतीय प्रेसिडेंट बीइंग पार्ट ऑफ पार्लियामेंट उसको असेंट दे देते हैं। अभी अगर हम ऑर्डिनरी और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल की बात करें तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के पावर्स ऑलमोस्ट सिमिलर हैं दोनों में, लेकिन जो आपका फाइनेंस बिल या मनी बिल है इसमें लोकसभा के पास ओवरराइडिंग पावर्स होती हैं राज्यसभा से। राज्यसभा ज्यादा से ज्यादा कोई भी मनी बिल को या तो कंसिडर कर सकता है, उसमें अमेंडमेंट्स वगैरह सजेस्ट कर सकता है, लोकसभा उसको एक्सेप्ट करे ना करे उसका कोई लेना देना नहीं, राइट। नाउ इसको सबसे पहले मनी बिल की तरह पास करा गया। अभी एलिगेशंस ये लगते हैं कि भाई प्रेजेंट गवर्नमेंट ये नहीं चाहता था कि ये बिल राज्यसभा में जाए और वहां पे डिस्कशंस हो। शायद ये भी है जो 2017 में आधार बिल जैसी कंट्रोवर्सी सी कि भाई गवर्नमेंट के पास आरएस में मेजॉरिटी नहीं है, राइट। तो इसमें जो भी रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ का कॉन्सेप्ट लेके आया, लोकसभा वाज द ओनली वन अथॉरिटी टू डिसाइड ओवर इट। राज्यसभा को पूछा नहीं गया, पहली तो इसमें ये तोहमत लगती है। सेकेंड थिंग अगर हम देखें कि भाई रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ जो ऑपोजिशन वगैरह या बाकी भी जो भी पीआईएल्स फाइल हुई थी उसमें बोला गया कि भाई रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ गलत है। सुप्रीम कोर्ट बोले क्यों गलत है? दे सेड कि भाई अंडर आर्टिकल नंबर 20 एंड 22 जो अपना डिटेंशन को संभालते हैं भारत में, उसके तहत अगर आप किसी भी बंदे को अरेस्ट कर रहे हो और बर्डन ऑफ प्रूफ आप उसी बंदे पे डाल रहे हो कि भाई तुम प्रूफ करो तुमने ये नहीं करा, तो उस केस में वो बंदा बेल नहीं ले पाएगा, एंड दैट इज वायलेशन ऑफ हिज फंडामेंटल राइट्स। तो ये रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ का कॉन्सेप्ट फंडामेंटल राइट्स को भी वायलेट कर रहा है। और वैसे भी अगर हम कानून की दुनिया को देखें तो उसमें यह बात मानी जाती है कि भाई बेल शुड बी अ रूल एंड जेल शुड बी एक्सेप्शन, कि बेल तो राइट है, बेल देनी चाहिए सबको, तो इसमें वो ले नहीं पाएंगे, दैट विल बी वॉयलेटिव ऑफ देयर फंडामेंटल राइट। तो इस पे दो ये प्रॉब्लम्स हैं, राइट। ये मुद्दा गया सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने प्रेजेंटली जो 2022 की जजमेंट थी उसमें बोला कि नहीं, गवर्नमेंट ने जो भी करा है इट इज वेरी मच करेक्ट, कुछ इसमें खामी नहीं है। एंड फिर जब फिर से 2023 में पिटीशन फाइल करी गई तो सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जी ने बोला है कि भाई हम 7 जजेस का बेंच बनाएंगे और वो इसको कंसिडर करेगा, तब तक के लिए हमारे पास यही फाइनल स्टैंड है। जो कंट्रोवर्सी थी वो मैंने आपको बता दी। चलिए मूविंग फॉरवर्ड, अब के लिए जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, एक और चीज है आपको पता होगा, आजकल या पिछले 2-3 साल से, नॉट आजकल, एक नई करेंसी चली है जिसको हम क्रिप्टो करेंसी बोलते हैं, ठीक है। तो सतोशी नाकामोटो नाम के एक आदमी थे, जापानीज थे, वो बेसिकली परेशान थे, है ना। सरकारी जो पैसा होता है वो कभी भी इन्फ्लेशन हो जाती है, कभी हमारे रुपये का रेट गिर जाता है, हम फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट में अभी समझते हैं वो कैसे होता है। लेकिन इन्होंने अपनी एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी बना दी, राइट, जिसको जो टेक्नोलॉजी उसके पीछे की उसको ब्लॉकचेन बोला जाता है। ब्लॉकचेन के ऊपर जो करेंसी बनेगी दैट इज बिटकॉइन, राइट, और बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी। तो भारत में अभी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस ऑलमोस्ट कॉमन होने लगे हैं और भारतीय गवर्नमेंट इन पे टैप रखना चाहता था। तो भारतीय गवर्नमेंट ने बोला कि भाई कोई भी अगर क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है, सबसे पहले उसको अपने जो भी उसके ऊपर ट्रेडिंग करने आ रहा है, राइट, उसकी केवाईसी करवानी पड़ेगी, उसका आप पैन कार्ड लो, उसका आप आधार कार्ड लो, एंड लास्टली उसका एक रेजिडेंशियल एड्रेस लो, ताकि क्रिप्टो करेंसी के द्वारा कोई भी लोग मनी लॉन्ड्रिंग करके भारत में टेररिस्ट एक्टिविटीज को स्पॉन्सर ना कर पाए। सेकेंडली उन्होंने बोला कि भाई क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज को अगर स्लाइटली भी ये फील होता है कि भाई हमारे नेटवर्क के ऊपर कोई ऐसे व्यक्ति आ गए हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटी करना चाहते हैं, तो तुरंत भाव से उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना है। और यह बात किस एक्ट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट इनको बोली? अगेन द आंसर इज पीएमएलए एक्ट। तो अभी पीएमएलए एक्ट 2002 के अंदर यह चीज भी कवर होगी, जिसको फिर से ईडी संभालेगी।
क्लियर है जी बात। तीसरी चीज अगर हम देखें कि भाई ईडी को किसके अंदर पावर दी जाएगी, तो देयर इज दिस फ्यूजिटिव इकोनॉमिक, अगली स्लाइड कर लेते हैं, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट ऑफ 2018, राइट। अगर हम फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट की बात करें तो इसके कहने का मतलब यह है कि भाई मान लीजिए अगर कोई भी भारतीय नागरिक या कोई भी व्यक्ति जो भारत में फाइनेंशियल फ्रॉड करके भाग गया, दैट फाइनेंशियल फ्रॉड कैन बी कि भाई उसने किसी को चेक दिया, वो चेक उसका डिसऑनर हो गया, राइट, उसने किसी से लोन लिया था, अब वो उसको चुका नहीं पा रहा है, या मान लीजिए किसी भारतीय बैंक ने उनको लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग दे दिए, एलओयू दे दिया। अब व्हाट इज एलओयू? एलओयू का मतलब ये होता है जैसे नीरव मोदी स्कैंडल में हुआ था कि भाई मान लीजिए एक पर्सन है एक्स, उसको बाहर के किसी बैंक से लेना है लोन, लेट्स से जर्मनी के किसी बैंक से लोन लेना है, तो जर्मनी का बैंक उसको बोलता है कि भाई तुम किसी अपने देश वाले बैंक से हमें एक गारंटी दो कि भाई तुम हमें लोन वापस चुका दोगे। तो यह व्यक्ति भाग के जाता है किसी इंडियन बैंक के पास, और वो उस केस में पीएनबी था। पीएनबी के मैनेजर के साथ जो भी टॉप मोस्ट डायरेक्टर थे, क्योंकि वो उस समय जो भी एक कॉमन बेसिकली प्लेटफॉर्म होता है जिसको स्विफ्ट प्लेटफॉर्म बोला जाता है, जिसपे सब बैंक्स अलाइन रहते हैं, तो उसके ऊपर कोई फॉल्ट था, उन्होंने ये लूपहोल एक्सप्लोर करा, और जो इसके डायरेक्टर थे वो तुरंत भाव से जितने उनको एलओयू चाहिए थे वो देते रहे। नीरव मोदी एलओयू ले जाके देते हैं इसको जर्मनी के बैंक को, और वहां से लेते ले लोन। अब जब लोन डिफॉल्ट हो गया, राइट, तो ये जो बैंक था बाहर के देश वाला, हाइपोथेटिकली हमने जर्मनी माना यहां पे, ये किसके पास आएगा? पीएनबी के पास, कि भाई तुम्हारा एलओयू था ना, तुम ही जिम्मेवारी ले रहे थे, और पीएनबी पे डिफॉल्ट हो गया, राइट। नाउ इन जैसी चीजों को संभालने के लिए हमने क्या बोला कि भाई अगर कोई चेक डिसऑनर करके भागता है, अपने लोन की पेमेंट नहीं करता, तो हम क्या करेंगे, बेसिकली इसको टैकल करने की पावर्स भी पीएमएलए एक्ट ऑफ 2002 के अंदर ही रखेंगे। ये डिफरेंट एक्ट आया, लेकिन जो भी जुडिशियल मैकेनिज्म रहेगा, क्योंकि पीएमएलए का जुडिशियल मैकेनिज्म क्या रहता है, पीएमएलए के अंदर सबसे पहले अपनी एक एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी होती है जिसको हम पीएमएलए एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बोलते हैं। अगर उससे पास से भी उसने कोई जजमेंट दी है, आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो, तो पीएमएलए की एक अपना एपीलिएट ट्राइब्यूनल है। अगर आप उससे भी सेटिस्फाइड नहीं हो तो फिर आप हाई कोर्ट में जाओगे, और हाई कोर्ट के बाद आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाओगे। ये पीएमएलए का एडजुडिकेटिंग मैकेनिज्म है, तो इसके अंदर भी यही होगा। लेकिन प्रावधान ये रखा गया है कि भाई अगर कोई भी बंदा फ्रॉड करके भागता है, और वो फ्रॉड करके इंडिया को इस वजह से छोड़ के गया क्योंकि वो यहां पे अरेस्ट या प्रोसिक्यूशन से डर रहा है, प्लस उसका फ्रॉड 100 करोड़ रुपए से ऊपर का है, तब उसको इस एक्ट के अंदर एक नोटिफिकेशन भेजा जाएगा। नोटिफिकेशन भेजने के तुरंत बाद ईडी वहां की फॉरेन गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करेगी कि भाई इस बंदे के वहां पे कितने असेट्स हैं, आप हमें प्लीज डिस्क्लोज कर दीजिए, राइट। मूविंग फॉरवर्ड, एक नोटिफिकेशन जारी करने के बाद इस बंदे को 6 हफ्तों का टाइम दिया जाएगा। ही विल बी गिवन द टाइम ऑफ 6 वीक्स कि भाई तुम्हारे पास 6 हफ्ते हैं, इन कोर्ट्स के सामने आप हाजिर हो जाओ। अगर आप नहीं होगे तो ईडी के जरिए जितनी प्रॉपर्टी आपकी इंडिया में है, जितनी प्रॉपर्टी आपकी ओवरसीज है, ओवरसीज वाली प्रॉपर्टी ही बेसिकली पता लगाने के लिए ईडी कर्तव्य में आएगी, प्लस जितनी भी आपकी बेनामी प्रॉपर्टीज हैं उन सबको ईडी बेसिकली अटैच कर देगी, और अटैच करके ईडी ये सारी प्रॉपर्टीज का जिम्मा दे देगी सेंट्रल सरकार को, और सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी इन्हें खुद एडमिनिस्टर कर सकती है या तुरंत भाव से उन्हें लिक्विडेट कर सकती है, यानी कि नीलाम भी कर सकती है। तो दिस इज योर फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट ऑफ 2018, जिसकी पावर्स किसको दी गई हैं, अगेन ईडी को। मूविंग फॉरवर्ड, अगर हम अगले एक्ट की बात करें, वो है आपका फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 1999, राइट। तो बेसिकली 1999 में हमने ये एक्ट पास कर दिया था, राइट, और उसके बाद हमने 1 जून 2000 में इस एक्ट को भारत में इन्फोर्स भी कर दिया था। इस एक्ट का मानना यह है कि भाई भारत में हमें फॉरेन एक्सचेंज को रेगुलेट करना है। अब व्हाट डू यू मीन बाय फॉरेन एक्सचेंज? फॉरेन एक्सचेंज का मतलब ये, आप सरल भाषा में समझिए कि भाई मान लीजिए एक व्यक्ति है, इंडिविजुअल है, उसको बाहर से कोई फोन खरीदना है। अभी बाहर वाली कंट्री में अगर उसको फोन खरीदना है तो बाहर वाली कंट्री में जो बंदा फोन बेच रहा है उसको तो डॉलर चाहिए ना, उसको क्या लेना देना इंडियन रुपी से। तो वो बंदा भारत में पहले क्या करेगा, अपनी करेंसी को कराएगा एक्सचेंज, और उसके बाद वो क्या करेगा, वहां से चीज को खरीदेगा। सिमिलरली वाइसा वर्सा भी हो सकता है, अगर बाहर वाले को कोई चीज यहां से खरीदनी है तो अपना डॉलर वो कहां से कन्वर्ट करवाएगा, रुपी में कन्वर्ट करवाएगा एंड फिर लेके जाएगा।
यही चीज खरीदने में भी हो सकती है जिसको हम करंट अकाउंट बोलते हैं, और यही चीज इन्वेस्टमेंट में भी हो सकती है जिसको आप एफपीआई बोलते हो, कि कोई बाहर वाली कंपनी आके यहां पे किसी भारतीय कंपनी के शेयर खरीदना चाहती है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। या यही चीज हो सकती है कि भाई कोई कंपनी यहां आके किसी कंपनी में निवेश करना चाहती है, कोई बिल्डिंग बनाना चाहती है, जिसको हम कैपिटल अकाउंट बोलते हैं। तो करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कन्वर्टेबिलिटी का क्या मुद्दा है उसको बाद में डील करेंगे, लेकिन इसको समझते हैं प्रॉब्लम इससे क्या आएगी। मान लीजिए कि भाई हाइपोथेटिकली 3 बंदे हैं, क्योंकि रुपी और डॉलर का एक्सचेंज रेट क्या होगा, इससे रुपी गिर रहा है, रुपी उठ रहा है, आप हर रोज न्यूज में सुनते हो ना, वो क्यों होता है? क्योंकि भारतीय रुपी का मार्केट में उस दिन का दाम क्या होगा, ये कोई बाहर वाली एजेंसी या आरबीआई फिक्स नहीं करता, ये फिक्स रहता है डिमांड सप्लाई पे। आप डिमांड सप्लाई का कॉन्सेप्ट समझो। मान लीजिए कि भाई 3 बंदे हैं, ठीक है, ये 3 बंदे बोल रहे हैं कि भाई मेरे पास भी डॉलर है, मेरे पास भी डॉलर है, मेरे पास भी डॉलर है, और एक व्यक्ति है जो इनसे डॉलर खरीदने जा रहा है। ये पहले व्यक्ति के पास गया तो ये बोले कि भाई मैं तुम्हें $1 दूंगा 80 रुपए का। तुरंत दूसरी दुकान वाले ने देख लिया, बोला सर मेरे पास आ जाओ, मैं आपको डॉलर दूंगा 77 रुपए का। तीसरे वाले ने देख लिया, वो बोला सर आप मेरे पास आओ, मैं आपको डॉलर दूंगा कितने का, 75 रुपए का। तो अगर मान लीजिए भारतीय मार्केट में या भारतीय इकोनॉमी में डॉलर्स ज्यादा हैं, तो इसका मतलब क्या है कि भाई हमें $1 को खरीदने के लिए कम रुपए देने पड़ रहे हैं, क्योंकि सबको डॉलर बहुत ज्यादा है, सबको अपना बेचना है, तो जितने कम पे कम बिकेगा तो यहां पे जो खरीदने वाला है, जिसके पास इंडियन रुपी है, भारतीय है, उसको फायदा होगा। तो यहां पे अगर डॉलर मार्केट में ज्यादा है और रुपी कम है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई $1 खरीदने के लिए अभी 75 रुपए ही काफी हैं। और आप मान लीजिए एक और सिचुएशन है कि भाई यहां पे खरीदने वाले बहुत ज्यादा हैं और ये दोनों हमने हटा दिए। उस सिचुएशन में एक ही है, ये 80 से चाहे 85 भी कर सकता है। तो उस सिचुएशन में $1 को खरीदने के लिए कितने रुपए चाहिए, 85। अब इन दोनों का मतलब क्या है कि भाई कहां तो $1 की फाइट करने का, आप ऐसे समझो लड़ाई कर रहे हैं, ये $1 के साथ लड़ने के लिए 75 रुपए काफी थे, 75 बंदे जाके उसको मार रहे थे। अब $1 के खिलाफ 85 रुपए लग रहे हैं उसको फाइट करने के लिए। तो रुपी वीकन कहां पे हुआ, रुपी यहां पे बेचारा हमारा कमजोर हो गया और यहां पे स्ट्रांग हो गया। अब इसका इंप्लीकेशन क्या रहेगा, अब रुपी जब स्ट्रांग होता है कि भाई भारतीय रुपी स्ट्रांग हो रहा है, राइट, एंड दूसरा है भारतीय रुपी वीक हो रहा है। जब भारतीय रुपी स्ट्रांग होता है तो इसका मतलब क्या है कि भाई भारतीय लोग जो बाहर से चीजें खरीदना चाह रहे हैं उन्हें कम पैसा देना पड़ेगा। लेट्स से कि भाई एक भारतीय को वहां से आईफोन खरीदना था और वो $100 का है, तो उसको कितने रुपए देने पड़े, 7500 रुपए, तो उसको तो फायदा हो गया। लेकिन ये कौन लोग हैं जो खरीदने वाले हैं, उनको इंपोर्टर बोला जाता है कि बाहर से कोई चीज इंपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन आप ये एक पर्सपेक्टिव भी तो समझिए, भारत में ऐसे लोग भी हैं जो बाहर अपनी चीजें बेचना चाहते हैं। जब वो एक्सपोर्टर्स अपनी चीज बाहर बेचेंगे, राइट, तब बाहर वाले लोगों को उसके लिए ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। दे हैव टू गिव मोर मनी टू बाय द इंडियन थिंग्स, क्योंकि इंडियन रुपी स्ट्रेंथन हो गया, राइट। तो इसके लिए भारतीय जो एक्सपोर्टर हैं या इंपोर्टर हैं उनको फायदा होगा, लेकिन भारत से जो चीज बेच रहे हैं उनकी चीजें बाहर जाके महंगी बिकेंगी। तो इस वजह से जो भारतीय एक्सपोर्टर है उनको नुकसान होगा, राइट। और इसको अगर हम वाइसा वर्सा करके देखें, रुपी वीक हो गया तो रुपी वीक से रुपी मतलब सस्ता है, डॉलर स्ट्रांग है, तो बाहर वाले यहां से चीजें सस्ते भाव पे एक्सपोर्ट कर लेंगे, ले लेंगे। लेकिन क्या फिर हम आईफोन सस्ता खरीद पाएंगे? आंसर इज नो, हमें आईफोन फिर 8500 रुपए का पड़ेगा। सो इन चीजों में एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए भारत का जो आरबीआई है वो समय समय के ऊपर रोल प्ले करता रहता है, फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करके, कि भाई कितने पैसे आप कन्वर्ट करवा सकते हो। क्यों? क्योंकि असल में सारा खेल तो डिमांड सप्लाई का था। तो आरबीआई अगर आज कुछ ऐसा कानून लाके इन डॉलर्स को ही आना रोक दे तो मतलब डॉलर की सप्लाई कम हो गई। अगर सप्लाई कम होगी डॉलर्स की तो डॉलर का भाव बढ़ेगा, बढ़ेगा तो रुपी को बैलेंस कर देगा। अगर आरबीआई को चाहिए कि भाई इसका रिवर्स हो तो वो डॉलर्स का आना कम कर देगा, जिसकी वजह से रुपी हमारा स्ट्रेंथन हो जाएगा। लेकिन ये वो तभी कर सकता है अगर सभी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आरबीआई के कंट्रोल में है।
अब मान लीजिए कोई मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए, कोई हवाला के जरिए, गलत चीजों के जरिए फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट को वॉयलेट करते हुए भारत में एक्सेसिव डॉलर लेके आ रहा है या भारत से एक्सेसिव डॉलर लेके जा रहा है, राइट, उन चीजों को फिर से कौन टैकल करेगा? दैट इज अनदर फंक्शन ऑफ ईडी, राइट, बिकॉज ये मैक्रो इकोनॉमिक के मुद्दे हैं, भारत की इकोनॉमी को ओवरऑल ये हैम्पर करेंगे। क्लियर विद आइडिया? चलिए, तो ये सब हैं ईडी की पावर्स। उसके बाद अगली बात करें, इसका जो क्रिटिसिज्म माना जाता है ईडी का, पावर समझने के बाद लास्ट एस्पेक्ट क्रिटिसिज्म डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला तो क्रिटिसिज्म ये है कि भाई इस एक्ट्स के अंदर जितनी भी पावर्स हैं, एक और चीज मान लीजिए, आपने ये भी सुना होगा कि भाई ईडी बहुत बार जितने भी लोगों के खिलाफ चार्जशीट हुई और वो प्रूव हो गया, उनके असेट्स को अटैच कर लेती है। तो ये सब पावर कहां से आती है? असेट्स को अटैच करने वाली पावर ईडी के पास पीएमएलए एक्ट और कॉफी पोशाक से आती है। तो बेसिकली जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है, वो जो ऑपोजिशन के लीडर्स हो गए, ये तोहमत लगती है ईडी के ऊपर कि भाई उनको टैकल करने के लिए उनके खिलाफ पीएमएलए के अंदर, कॉफी पोसा के अंदर, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट के अंदर ईडी से केसेस लगवाती है। तो सबसे बड़ा तो यही है कि भाई ये एक पॉलिटिकल टूल बन के रह गया रूलिंग पार्टी के हाथों में। इसका आर्ग्यूमेंट वो लोग ये देते हैं कि भाई जब भी ईडी कोई चार्जशीट पॉलिटिशियन के खिलाफ दायर करती है, वो क्यों हमेशा ऑपोजिशन का होता है, और वही जो ऑपोजिशन है वो जब रूलिंग में चली जाएगी तब वो चीजें रूलिंग पार्टी जो ऑपोजिशन में आती है उनके खिलाफ होना शुरू हो जाता है, राइट। तो इजंट इट दैट कि भाई जो रूलिंग पार्टी वाले हैं वो बिल्कुल क्लीन स्लेट हैं एंड ईडी इज नॉट टेकिंग एन एक्शन, दैट्स व्हाई ईडी इज क्रिटिसाइज्ड टू बी अ पॉलिटिकल टूल। दूसरी अगर बात करें तो ईडी का जो भी बेसिकली ये बोला जाता है कि ईडी जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो डराने के लिए, राइट, और टू मेक द अदर ऑपोजिशन स्केयर, उसके लिए यूज करती है। जिसका प्रूफ वो देते हैं कि भाई ईडी ने आज तक जितने केसेस रजिस्टर करे हैं उनका आंकड़ा 41,000 में से जो चार्जशीट फाइल हुई है वो सिर्फ 8,000 के खिलाफ हुई है, और चार्जशीट फाइल होने के बाद जिनको कॉन्विक्ट करा गया है, जिनके जो हम कन्विक्शन डेटा बोलते हैं, सिर्फ 3,000 लोगों को कॉन्विक्ट करा गया है। उसके बाद ईडी ने जो प्रॉपर्टीज अटैच करी थी कि भाई ये बंदा गलत काम कर रहा है, इसकी सब प्रॉपर्टी को अटैच कर दो। अटैच प्रॉपर्टी की अगर हम कीमत देखें तो 1.66 लाख करोड़ है। लेकिन जब यह मुद्दा पीएमएलए वाले कोर्ट्स के पास गया, जैसे मैंने आपको बताया, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, एपीलेट ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने जो पाया कि भाई कितने की प्रॉपर्टी अटैच होनी चाहिए या कितने की प्रॉपर्टी अटैच करी गई, उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। वो सिर्फ 9,041 करोड़ की ही आज तक कोर्ट्स द्वारा अटैच करी गई है। तो ये भी दिखाता है कि ईडी का जो इतना कम सक्सेस रेट है, दिस इज वन ऑफ द प्रूफ्स कि ईडी शायद रूलिंग पार्टी के फेवर में वर्क कर रहा है। उसके बाद अगर हम अगला देखें, लैक्स ऑफ रिसोर्स एंड मैन पावर, तो ईडी की जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है ये बेसिकली 2064 ऑफिसर्स हैं। लेकिन अभी की अगर हम बात करें, द लेटेस्ट डेटा वी हैव इज ऑफ मार्च 2020, तो ईडी में अभी सिर्फ 961 पोजीशंस फिल्ड हैं, राइट। दिस शोज कि 50% एजेंसी में मैन पावर की कमी है ना, एजेंसी इज फेसिंग द इश्यूज ऑफ मैन पावर। सो ये सब ईडी के चैलेंजेस भी हैं। तो इस कंटेक्स्ट में व्हाट आर योर व्यूज? अब सब ईडी की पावर्स जानने के बाद मेरा आपसे सवाल यह है कि भाई वॉट एवर ईडी इज डूइंग इन रीसेंट डेज, आप लोगों के उसके बारे में क्या विचार है? एंड आई होप कि भाई ईडी की सब पावर, सब एक्ट्स को डिटेल में समझने के बाद यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू टेक अ स्टैंड ऑन द रोल ऑफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इन इंडिया। And can we say that ED is also nowadays behaving like a caged parrot? Yes or no? इसका जवाब आप सब लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा। How was the video? What other topics you want? Please keep on suggesting me. Thank you so much. See you guys in the next one. Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।